नमस्कार। सत्ता पर व्यंग करना, सटायर करना एक कला है और रोफुल गांधी को इस कला का माहिर माना जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उनके एक हालिया इंटरव्यू को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके सबसे तीखे और जरूरी तर्क क्या थे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत ही इस मजेदार, चुटीले अंदाज से हुई। देखिए, ये एक लाइन हमें सीधे उस व्यंग्य की दुनिया में ले जाती है जहां नाम और पहचान का इस्तेमाल ही सत्ता पर सवाल उठाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो आखिर ये रोफुल गांधी है कौन? ये एक पैरोडी अकाउंट है, मतलब किसी एक पब्लिक फिगर की आड़ में सत्ता पर निशाना साधना। और पता है दिलचस्प बात क्या है? इसका सफर यूपीए सरकार की आलोचना से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, इसके व्यंग्य का निशाना भी बदल गया और अब ये पूरी तरह से मौजूदा भाजपा सरकार पर केंद्रित है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मौजूदा सरकार को ये अकाउंट किस नज़र से देखता है? इंटरव्यू के मुताबिक सत्ता में बने रहने के लिए एक टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, मतलब एक दो आयामी रणनीति काम करती है, जिसे वो मोदी शाह की चुनावी मशीन का नाम देते हैं। सोचिए, इस मशीन के दो बहुत जरूरी पहिए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और दोनों के बीच काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। स्रोत के अनुसार एक तरफ है मोदी जी, जो पीआर का चेहरा हैं, जो पर्सनैलिटी कल्ट, मतलब एक करिश्माई व्यक्तित्व पर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे हैं अमित शाह, जिन्हें असल रणनीतिकार बताया गया है, जो चुनावी मशीनरी को चलाते हैं। अमित शाह की भूमिका को जरा और गहराई से देखें तो मेहमान उन्हें बैटल हार्डन सोल्जर कहते हैं, मतलब एक ऐसा योद्धा जिसे लड़ाइयों का बहुत अनुभव हो। उनका तर्क है कि शाह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक मैनेजर हैं, जो चुनाव, रिसोर्स, उम्मीदवार सब कुछ मैनेज करते हैं। और पिछले 10-12 सालों में उन्होंने बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पार्टी की नैया पार लगाकर कहीं और हुए नुकसान की भरपाई भी की है। अच्छा, पार्टी के रिसोर्सेज का अंदाजा लगाना हो तो बस ये एक आंकड़ा देख लीजिए। मेहमान का दावा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डीयूएसयू जैसे एक छात्र चुनाव का बजट भी 5 से 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए जरा। लेकिन क्या ये मशीन और इसकी बनाई हुई छवि हमेशा की तरह मजबूत है? इंटरव्यू के अनुसार अब इस मजबूत छवि में भी दरारें दिखने लगी हैं और बीजेपी के प्रभुत्व को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पीआर स्ट्रैटेजी है, ये अब फेल होती क्यों दिख रही है? इसके लिए स्रोत कुछ ठोस कारण गिनाता है। देखिए, उनके एनालिसिस के मुताबिक चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसे मामलों से जो वोट चोरी का नैरेटिव बना, उसने खासकर युवाओं के बीच क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाई है। फिर सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट्स पर जो नेगेटिव सेंटिमेंट है, वो अब लगभग 60% तक पहुंच गया है। मॉर्निंग कंसल्ट पोल, जिसमें मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया, उसे एक तरह की भ्रामक मार्केटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। और तो और, यमन में एक बचाव अभियान ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की कोशिश भी तब उल्टी पड़ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका श्रेय ले लिया। ये मुश्किलें सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हैं। जब बात आती है ग्लोबल स्टेज की, तो सरकार की विदेश नीति पर मेहमान का नजरिया और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। उनका तर्क इस एक तीखी लाइन में सिमट जाता है, हम जो हैं सिर्फ तालिबान के दोस्त रह गए हैं। उनका मानना यह है कि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल स्टेज पर भारत के जो पारंपरिक गठबंधन थे, वे कमजोर हुए हैं। अच्छा, सरकार की स्ट्रैटेजी से हटकर अब जरा उस आइडियोलॉजी पर नजर डालते हैं जहां से ये सब निकल रहा है, मतलब आरएसएस और उसका बढ़ता हुआ प्रभाव। मेहमान का जो सेंट्रल क्लेम है वो इस एक लाइन में है, आरएसएस का मेन एजेंडा ही एक्सक्लूजन है। यानी उनके मुताबिक इस संगठन की जो मुख्य विचारधारा है वो बहिष्कार पर ही आधारित है। अब इस बहिष्कार को समझाने के लिए वो लव जिहाद, मेहंदी जिहाद और फ्रूट जिहाद जैसे कैंपेन्स का जिक्र करते हैं। उनका तर्क है कि ये अभियान असल में मुस्लिम कारीगरों और विक्रेताओं को निशाना बना रहे हैं, एक तरह का इकोनॉमिक बाइकॉट है, क्योंकि हाथ का हुनर रखने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और इससे भी आगे जाकर मेहमान एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि आरएसएस भारतीय इतिहास में महज एक फुटनोट है, और क्योंकि राष्ट्र निर्माण में उनका कोई बड़ा ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा, इसीलिए अब वो इतिहास को ही फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी आइडियोलॉजिकल बहसों से निकलकर जरा जमीनी राजनीति की हकीकत पर आते हैं कि उस पर मेहमान की क्या राय है। यहाँ एक बहुत मजबूत तर्क दिया गया है, सेलिब्रिटीज, मतलब एक्टर्स, आर्टिस्ट्स, खिलाड़ी, इन्हें राजनीति में वोट नहीं देना चाहिए। और क्यों? वजह सीधी है,
क्योंकि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं होते, इसलिए उनमें अक्सर जवाबदेही और ज़मीनी जुड़ाव दोनों की कमी होती है। और अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ नाम भी लिए गए, जैसे कंगना रनौत, गौतम गंभीर, सनी देओल, यहाँ तक कि हेमा मालिनी और अरुण गोविल भी। तर्क ये है कि ये सब राजनीति में उतने सफल नहीं हो पाए। और आखिर में एक ऐसी सच्चाई जो शायद सबसे कड़वी है। इंटरव्यू के हिसाब से तमाम बहसों के बावजूद भारतीय राजनीति में आज भी सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर जाति ही है। उनका मानना है कि टिकट बांटने से लेकर पार्टी की स्ट्रैटेजी तक विकास जैसे मुद्दों पर भी जातीय समीकरण ही हावी रहते हैं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ है एक पावरफुल चुनावी मशीन और बड़े बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट्स, और दूसरी तरफ है जमीनी काम, जनता से जुड़ाव की जरूरत। तो भारत की राजनीति का भविष्य कौन तय करेगा? क्या वो जमीनी हकीकत होगी या फिर ये बड़े बड़े आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स? सोचने वाली बात है ना?